आज देश भर के हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इंजेक्शन की भारी कमी है। इतनी खराब सिचुएशन में आपको इस संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया तो इसके पूरे चांस हैं कि उन्हें बेड ना मिले। तो ऐसे में आपको उन्हें मजबूरन घर में रखकर ही उनका ट्रीटमेंट करना होगा। इस वीडियो में हम आज आपको कोविड के होम ट्रीटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखिए, वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की है। तो इस वीडियो के लिए हमने बात की है प्रोफेशनल डॉक्टर्स की एक टीम से। उन्होंने जो मुझे होम ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बताया है, मैं वही आपके साथ आसान भाषा में शेयर कर रहा हूं। पहले तो ये समझ लें कि सोशल मीडिया पर कई सारे वायरल मैसेज चल रहे हैं। एक कपूर अजवाइन की पोटली वाला है, एक नीम के काढ़ा पीने वाला है, और एक कच्चा प्याज नमक वाला है, और एक तो लिस्ट है जिसको ICMR के नाम से सर्कुलेट किया जा रहा है। इस पर भरोसा कतई ना करें, क्योंकि ये सब भ्रामक जानकारियां हैं। इन सब की सच्चाई आपको एक गूगल सर्च से पता चल जाएगी। अब बात उन तकनीकों की जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं और कोविड के इलाज में मददगार हैं। अगर आपके घर में कोई कोविड संक्रमित है तो सबसे पहले उसे आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेशन के साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है, और इसके लिए आपको मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहला इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापता है। ये 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए एक थर्मामीटर, कुछ ग्लव्स उस व्यक्ति के लिए जो संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करेगा, सर्जिकल या N95 वाला मास्क, वॉल वाला मास्क बिल्कुल नहीं। इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल बैग और हैंड सैनिटाइजर की भी जरूरत होगी। जिस रूम में कोविड पेशेंट रहेगा उसमें पंखा और खिड़कियां हमेशा खुली रखें, वहां वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। पेशेंट की मॉनिटरिंग के वक्त जब भी पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो उसे एक कपड़े से साफ जरूर कर लें। ऐसा करने से जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। एक कॉपी पर रोज अपनी रीडिंग भी लिखें। इसमें आपको 3 चीजों को नापना है हर 6 घंटे में: ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स और बॉडी टेम्परेचर। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार 94% से ज्यादा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है और हॉस्पिटलाइज होने की भी इसमें जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से 94% के बीच में है तो जब पहले आप 6 घंटे में नाप रहे थे तो अब इसमें आपको हर 4 घंटे में नापना है। और अगर बुखार है तो कब और कितनी मात्रा में आपको पैरासीटामोल खाना है और कितना बुखार होने पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, ये डॉक्टर VP पांडे से जानिए। पैरासीटामोल को हमको मरीज को तब देना चाहिए जब भी उसको बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो रहा हो, और यह भी समझ लें कि यह गोली कम से कम 5 से 6 बार तक दिन में दी जा सकती है। साथ में हम सभी याद रखें कि अगर बुखार 103, 104 डिग्री तक जा रहा है तो इसको हम एक रेड फ्लैग साइन मानते हैं। यह गंभीर बीमारी भी बता सकती है। तो इस केस में हमको ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी रखने के साथ में पैरासीटामोल के बाद भी अगर बुखार बना ही रहता है तो हमको तत्काल ही किसी न किसी सही डॉक्टर की सलाह भी इसमें ले लेना चाहिए। रात में जब पेशेंट बेड पर सोए तो उसे प्रोन पोजीशन में सोने को कहिए, यानी पेट के बल लेट कर सोएं। कुछ इस तरीके से। ये सिंपल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। इसके अलावा हल्के हल्के लेग मूवमेंट कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। इस दौरान आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। इसे नेजल कैनुला के साथ इस्तेमाल करें। ये एक तरीके का डिवाइस है जो ट्यूब जैसा होता है और नाक पर इसे लगाया जाता है। 2 से 4 लीटर प्रति मिनट के फ्लो को मेंटेन करके शुरुआत कीजिए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट ब्रेथलेस नहीं होगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट यानी हर मिनट वो कितनी सांसें ले रहा है इसके बारे में पता चलेगा। तो अगर पेशेंट 12 से 24 प्रति मिनट तक जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी नीचे चला जाए तो ऐसे केस में हॉस्पिटल बेड मिले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बेड नहीं मिल रहा है तो सेम ट्रीटमेंट घर पर जारी रखिए। ऑक्सीजन फ्लो रेट को 6 लीटर प्रति मिनट से लेकर 10 लीटर प्रति मिनट तक कर दें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी नीचे ही रहता है तो उस समय पूरे समय के लिए स्टेरॉइड्स को जारी रखिए। प्रोन पोजीशन को मेंटेन रखिए। पेशेंट में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ऊपर चला जाएगा और सांस लेने में उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात उन दवाइयों की जिन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दवाइयाँ यूजफुल हैं, लेकिन रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि ये यूजफुल नहीं है। रेमडेसिविर की दवा मात्र 4 ही कंडीशंस में दी जानी चाहिए। नंबर 1, अगर व्यक्ति को कोरोना का बीमारी शुरू हुए
8 या 9 दिन ही हुए हो, या उसका 5वें-6वें दिन तक भी लगातार बुखार 103-104 के आसपास बना हुआ हो, उसको लगातार खांसी बनी हुई हो, उसका ऑक्सीजन का लेवल 92-93 के आसपास तक जा रहा हो जब वो आराम कर रहा है, और चौथा, अगर उसके सीटी स्कैन की जांच करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि फेफड़ों में संक्रमण 30-40% से ज्यादा हो गया है। याद रखें अच्छी तरह से कि किसी भी तरह से रेमडेसिविर अगर 10 दिन के बाद दी जाती है तो ये असर भी नहीं करेगी। 8 से 10 दिन के बाद अगर कोरोना का कोई मरीज गंभीर भी हो रहा है तो उसमें उसके इलाज के लिए दूसरी मॉडलिटीज या दूसरे साधन उपलब्ध है, वे अपनाए जाने चाहिए ताकि हम रेमडेसिविर की अनावश्यक उपयोग को भी रोक सकें। हैंड सैनिटाइजेशन, मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का तो पालन करते ही रहना है और साथ ही साथ आपको वैक्सीनेशन को भी प्रमोट करना है। और हाँ, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन का तरीका है, कोई क्योर नहीं। ये कोई दवा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो वैक्सीनेशन से सही हो जाएगा। अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हैं तो वैक्सीनेशन ना ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। सिम्टम्स जाने तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।